नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दिलीप सिंह राठौर, जो कि बंसल हॉस्पिटल में कार्डियोथोरेसिक एंड वेस्कुलर सर्जन है। डॉक्टर दिलीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। नमस्कार, धन्यवाद। चलिए, तो आज हम जानेंगे हार्ट की नसों में आखिर ब्लॉकेज क्यों होता है, कैसे आप अपनी हार्ट की देखभाल कर सकते हैं, और अगर किसी गंभीर बीमारी से आप जूझ रहे हैं तो उसका उपचार किस तरह से हो सकता है। अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप सीधे डॉक्टर दिलीप से सलाह ले सकते हैं। तो प्रश्नों का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर, मेरा आपसे यही सवाल है कि हार्ट की नसों में आखिर ब्लॉकेज क्यों होता है। देखिए, हृदय हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है और हृदय की जो पंपिंग मसल्स हैं वो पूरे शरीर में ब्लड और ऑक्सीजन का प्रवाह कराती हैं। हृदय को की जो मसल्स हैं इनको लगातार काम करने के लिए ब्लड और ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता होती है। हृदय में 3 प्रमुख नलियाँ होती हैं। एक राइट साइड में होती है जिसे राइट कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, एक लेफ्ट साइड में होती है जिसको लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कहते हैं, और एक बीच में होती है, इसको एंटीरियर डिसेंडिंग कहते हैं। हार्ट की जो नसों में ब्लॉकेज आना होता है ये एक सतत प्रक्रिया है, यह एक एज रिलेटेड प्रक्रिया है। जब हमारी उम्र 40 वर्ष से आगे होने लगती है तो धीरे धीरे हमारे हार्ट की नसों में, और न केवल हार्ट की बल्कि शरीर के जो अन्य अंग हैं उनकी आर्टरीज में भी धीरे धीरे ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है। ये जो ब्लॉकेजेस होते हैं ये कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल के मिक्स क्लॉट्स होते हैं। ये कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है और हमारे हार्ट की और बाकी अंगों की नसों के अंदर धीरे धीरे जमा होने लग जाता है। शुरुआत में ये जो ब्लॉकेज होता है ये 20%, 30% या 40% तक होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, 50 वर्ष, 60 वर्ष या 70 वर्ष, तो धीरे धीरे ये जो ब्लॉकेज है ये भी बढ़ने लग जाता है। और जब ये ब्लॉकेज 60% से ज़्यादा हो जाता है तब मरीज को, पेशेंट को हार्ट में दर्द शुरू हो जाता है, हार्ट में पेन शुरू हो जाता है। और जो प्रमुख एग्रावेटिंग फैक्टर्स हैं इन ब्लॉकेजेस के, उनमें होते हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं, या जो लोग स्मोकिंग करते हैं, या कुछ लोगों की लाइफ स्टाइल ऐसी होती है कि उनके ऊपर मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, या डाइटरी हैबिट्स कुछ लोगों की ठीक नहीं होती। तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये जो ब्लॉकेज की स्पीड है इसको बहुत एग्रावेट कर देते हैं, और ऐसे लोगों में ब्लॉकेज 60-70 वर्ष की जगह पर 40 से 50 वर्ष के बीच में आने लग जाते हैं। दूसरा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है ब्लॉकेजेस का, वो होता है जेनेटिक फैक्टर। कुछ लोगों में पारिवारिक होती है इस तरह की बीमारियां, पेरेंट्स में है, पेरेंट्स से अगली जनरेशन में जा रही हैं, अगली जनरेशन से अगली जनरेशन में जा रही होती हैं ये बीमारियां। इन लोगों में डायबिटीज़ नहीं होती, दे आर नॉट स्मोकर्स, उनको कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं होती, लेकिन उनकी नसें बहुत जल्दी ब्लॉक होने लग जाती हैं, और ऐसे लोगों में ये बीमारी 30 वर्ष या 40 वर्ष के बीच में शुरू हो जाती है। बिल्कुल, ये भी समझना चाहूँगी आपसे कि हार्ट अटैक क्या होता है और कार्डियक अरेस्ट के दौरान किस तरह की संभावनाएं बनती हैं, और क्या कुछ कारण होता है इसका। देखिए, जैसा मैंने बताया कि हमारी हार्ट की नसों में जो ब्लॉकेजेस शुरू होते हैं, तो जब ये ब्लॉकेज 30%, 40% या 50% तक जो ब्लड फ्लो है उसको अवरुद्ध करते हैं, तो जब 50% या 60% तक ब्लॉकेज होता है तब तक पेशेंट को समस्या नहीं होती। लेकिन जब ये ब्लॉकेज 60% से आगे जाने लगता है, यानी जब हार्ट की जो नसें हैं उनमें 60% से ज़्यादा ब्लॉकेज हो जाता है, तो जो हार्ट की पंपिंग मसल्स की सप्लाई है, ब्लड सप्लाई है, वो कम होने लगती है। ऐसी स्थिति में पेशेंट को पेन शुरू हो जाता है। शुरू में क्या होता है कि पेशेंट वॉक करते हैं, स्टेयर्स पे चढ़ते हैं, या खाना खाने के बाद होता है जब, या उन पे कोई इमोशनल स्ट्रेस आता है तो उनको पेन होता है, और 15-20 मिनट में वो पेन रिलीव हो जाता है। कुछ लोगों को ये भारीपन लगता है, कुछ लोगों को जकड़न लगती है, कुछ लोग कहते हैं कि एसिडिटी है, या कुछ लोगों को बाएं हाथ में दर्द होता है। तो ये अलग अलग तरह से प्रेजेंट करता है अलग अलग मरीजों में। लेकिन जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनमें ये दर्द पता नहीं चलता, और ये जब हार्ट अटैक आ जाता है उस वक्त पे उनको पता चलता है कि हार्ट में परेशानी है। तो जब 60% तक ब्लॉकेज होता है तब तक पेशेंट्स को समस्या नहीं होती, लेकिन जब ये ब्लॉकेज 60% से ज़्यादा होने लगता है, 70% या 80% होता है, और उस स्थिति में जब हार्ट के ऊपर स्ट्रेस आता है तो हार्ट की पंपिंग मसल्स की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, और जैसे मैं बता रहा हूँ कि बार बार जो पेन होता है हम उसको एंजाइना कहते हैं, अगर उस पेन को इग्नोर किया जाए या अवॉइड किया जाए तो ये धीरे धीरे एक स्टेज आती है जब जो ब्लॉकेज है वो 80 से 90% या कभी कभी 100% तक हो जाता है। जब ये 90 या 100% हो जाता है
उस स्थिति में जो पंपिंग मसल्स हैं वो काम करना बंद कर देती हैं, उनको ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है और वो डेड हो जाती हैं। इस स्थिति को हार्ट अटैक कहते हैं। क्योंकि जो पंपिंग मसल्स हैं उनकी ब्लड सप्लाई बंद हो गई है, तो जो हार्ट है वो बॉडी में ब्लड पंप करना बंद कर देता है, बॉडी बाकी ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, शरीर ठंडा होने लगता है, बीपी कम होने लगता है, कई बार पेशेंट बेहोश भी हो जाते हैं। तो जो ये हार्ट अटैक है ये बहुत ही जानलेवा होता है, क्योंकि और दूसरी चीज़, जब अटैक आ गया तो हार्ट की मसल्स का जो हिस्सा डेड हो गया वो दोबारा रिकवर नहीं हो सकता। और कहते हैं एक अगर हार्ट अटैक अगर पेशेंट को आता है तो उससे उसकी ज़िंदगी के 5 या 10 साल कम हो जाते हैं। बिल्कुल। और हार्ट अटैक की आपने जो कंडीशन बताई कि एक माइन्यूट सा पेन होता है हार्ट में, आमतौर पर भी ऐसे तरीके के जो पेन्स होते हैं वो काफ़ी आम होते हैं और ऐसे में डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। किस तरह के लक्षण दिखे कि पता चल जाए कि हार्ट अटैक वाला पेन ही है? देखिए, हार्ट अटैक का पेन और एसिडिटी का पेन ये कई बार बहुत कॉमन होता है, क्योंकि एसिडिटी भी लेफ़्ट साइड में होती है और हार्ट भी, हमारा जो पेन होता है हार्ट का वो लेफ़्ट साइड में होता है। लेकिन अगर वो पेन आपका बैक में जा रहा है, पीठ में जा रहा है, अगर वो आपके बाएं कंधे में जा रहा है, बाएं हाथ में जा रहा है, अगर वो पेन आपको एक्सर्शन करने पे, एक्सरसाइज करने पे, सीढ़ियाँ चढ़ने पे या वॉक करने पे हो रहा है, तो ये संभवतः हार्ट से रिलेटेड होता है। साथ ही किसी पेशेंट को अगर हार्ट अटैक ऑन द स्पॉट आ जाए तो उसके प्राथमिक उपचार के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है तो हम ऑन स्पॉट ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा सकते। जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो होता है उसको जल्दी से जल्दी किसी नियरेस्ट हार्ट हॉस्पिटल लेके जाना, क्योंकि हार्ट अटैक के बाद जो 3 घंटे का हमारा एक विंडो पीरियड होता है, अगर 3 घंटे के अंदर पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो हम उसको ब्लड थिनर्स, जो खून पतला करने की दवाइयाँ होते हैं, वो देते हैं ताकि उसके जो मसल का परमानेंट डैमेज है वो रोका जा सके। बिल्कुल। आपने नसों की ब्लॉकेज के बारे में तमाम जानकारियां दी। ये समझना चाहूँगी कि नसों की ब्लॉकेज के लिए इलाज क्या कुछ हो सकते हैं? देखिए, नसों का जो ब्लॉकेजेस हैं इनका इलाज 2 प्रकार से मुख्यतः होता है। एक होता है स्टंटिंग, जो हार्ट की नसों में हम छल्ले डालते हैं, ये कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा डाले जाते हैं। और दूसरा इलाज होता है बाईपास सर्जरी। तो जब हार्ट की नस किसी एक नस में ब्लॉक हो या किसी दूसरी नस में ब्लॉक हो, या हार्ट का फंक्शन बहुत बिल्कुल ठीक हो, या जो ब्लॉकेज हैं वो बहुत टाइट नहीं हैं, वहाँ पर कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसी स्थिति में स्टंट डाले जा सकते हैं, छल्ले डाले जा सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो बहुत टाइट होते हैं, उनको तार द्वारा खोला नहीं जा सकता। ऐसे ब्लॉकेजेस, या कभी कभी होता है कि ब्लॉकेजेस बहुत जगह पर होते हैं, या तीनों नसों में ब्लॉकेजेस होते हैं, या हार्ट का फंक्शन बहुत कम होता है, या पेशेंट का किडनी फंक्शन बहुत ख़राब होता है, ऐसी स्थिति में बाईपास सर्जरी ही करानी चाहिए। बाईपास सर्जरी का आपने जिक्र किया और बताया कि इसके अन्य इलाज भी हैं। विस्तार से समझना चाहूँगी बाईपास सर्जरी में क्या कुछ होता है? देखिए, हार्ट की जो बाईपास सर्जरी होती है ये प्रमुखतः 2 रास्ते से की जा सकती है। एक जो सबसे कॉमन अप्रोच है वो होती है हमारी मिडलाइन स्टेनोटमी। हम उसमें बीच में से चेस्ट बोन ओपन करते हैं, और ये सबसे सेफ अप्रोच होती है और ये सबसे कम दर्द वाली अप्रोच होती है। अगर हम इस अप्रोच से हार्ट को ओपन करते हैं तो सर्जरी के बाद पेशेंट 5-6 दिन में पेशेंट का जो दर्द है वो समाप्त हो जाता है। दूसरी अप्रोच जो होती है वो हमारी होती है साइड से, हम थोरेकोटमी अप्रोच कहते हैं इसको। इसमें हम चेस्ट बोन ओपन नहीं करते, लेकिन इसमें बहुत मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी अप्रोच है। इसमें हम पूरा हार्ट एक्सपोज नहीं कर पाते हैं, और इसमें रिस्क जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा होता है और सेफ्टी थोड़ी कम होती है। बाईपास सर्जरी का सर सक्सेस रेट कितना देखा गया है? देखिए, बाईपास सर्जरी की सक्सेस जो है वो इस पर डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज में, जो पेशेंट है वो किस स्टेज में बाईपास सर्जरी कराने आते हैं। अगर अटैक आने से पहले, जैसा मैं बता रहा था कि बीच बीच में जो पेन होते हैं, जो एंजाइना के अटैक्स आते हैं, अगर उस स्थिति में बाईपास सर्जरी कराई जाती है तो जो रिकवरी रेट है, जो सक्सेस रेट है, वो 98 से 99% तक होती है। लेकिन जब अटैक आ जाता है, बॉडी के बाकी ऑर्गन डिसफंक्शन में चले जाते हैं, तब जो सक्सेस रेट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इस सर्जरी के बाद रिकवरी में सर कितना टाइम लगता है? देखिए, बाईपास सर्जरी के बाद रिकवरी सामान्यतः 4 से 5 दिन में पेशेंट अपने घर जा सकते हैं, डिस्चार्ज होते हैं। उसके बाद 1 से 1.5 महीने का जो पेशेंट का रिकवरी टाइम होता है वो होता है, और 1 से 1.5 महीने के बाद पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ में धीरे धीरे वापस आने लग जाते हैं।
बिल्कुल, चलिए इसी के साथ मैं हमारे दर्शकों को एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि हमारे लगातार नंबर्स टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपको भी इस हार्ट से जुड़ी किसी भी परेशानी से अगर आप जूझ रहे हैं तो आप उन कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर और डायरेक्ट डॉक्टर दिलीप से आप बात कर सकते हैं। डॉक्टर दिलीप, आपने बताया कि रिकवरी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये समझना चाहूँगी कि रिकवरी होने तक क्या कुछ सावधानियाँ एक पेशेंट को बरतनी चाहिए? देखिए, ऑपरेशन के बाद जो प्रमुख सावधानियां डिस्चार्ज होने के बाद पेशेंट को लेनी चाहिए वो रहती हैं कि अगर हम मिडलाइन अप्रोच से पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो जो चेस्ट बोन है हम उसको ओपन करते हैं। तो घर जाने के बाद पेशेंट को अपनी चेस्ट बोन पे किसी भी प्रकार का लोड अवॉइड करना चाहिए। जो वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करना चाहिए, चेस्ट बाइंडर हम एक बेल्ट देते हैं वो चेस्ट पर हमेशा लगा के रखनी चाहिए। बहुत हैवी फूड, बहुत स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए और जब वो बेड पे लेटते हैं तो उनको सीधा लेटना चाहिए। बिल्कुल। और नसों के ब्लॉकेज के बारे में जिस तरह से आपने बताया काफ़ी ज़्यादा गंभीर बीमारी है, समझना चाहूँगी कि नसों में ब्लॉकेज की संभावनाएं कब कब बनती हैं और इन संभावनाओं से बचा कैसे जा सकता है ऑन अ प्रायर स्टेज? देखिए, जो हार्ट की नसों में ब्लॉकेजेस होते हैं इनके जो एग्रावेटिंग फैक्टर हैं जिन वजहों से ये बढ़ जाते हैं उनमें प्रमुख होते हैं हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, स्मोकिंग और लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइटरी चेंजेस और स्ट्रेस लेवल, और जैसा मैंने बताया कि जेनेटिक लेवल, जेनेटिक फैक्टर्स। तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं इनसे जो हमारे हार्ट की नसों में कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम का डिपोजिशन है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करेंगे, अगर हम स्ट्रेस लेवल को अवॉइड करेंगे, अगर डायबिटिक हैं तो हमें डायबिटीज़ का कंट्रोल बहुत ही अच्छा रखना चाहिए। और हमें मॉर्निंग में एटलीस्ट हमें 24 आवर में 10,000 स्टेप्स वॉक करना चाहिए। इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम रहता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनसे हम जो नसों में ब्लॉकेज की समस्या है उसको डिले कर सकते हैं। चलिए डॉक्टर, आपको बता दूं कि कन्नौज से हमारे साथ उदित पटेल एक कॉलर जुड़ चुके हैं। उदित, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर से। जी 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 डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है, बाईपास पेशेंट के लिए क्या क्या चीज से चेतावनी, मतलब उनको सावधान रहना चाहिए? ऑपरेशन के बाद आप ऑपरेशन के बाद जानना चाहते हैं ना? देखिए, हाँ जी। हाँ, ऑपरेशन के बाद जैसे मैं अभी बता ही रहा था, ऑपरेशन के बाद जो प्रमुख सावधानियां रखनी होती हैं वो होती हैं कि हमें अपनी चेस्ट बोन का ख्याल रखना है। हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे हमारी चेस्ट बोन के ऊपर लोड आए। हमें स्टेयर्स बहुत ज़्यादा नहीं चढ़ने हैं, हमें 2 व्हीलर्स राइड नहीं करने हैं, हमें बेड पे टर्न करके नहीं लेटना है, हमें बेड पे सीधा लेटना है, हमें वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ करना है, हमें हमारी डाइटरी हैबिट्स, हमारा खाना ऐसा होना चाहिए कि हमें कॉन्स्टिपेशन ना हो, कब्ज़ ना हो। ये प्रमुख प्रिकॉशन होते हैं ऑपरेशन के बाद। बिल्कुल, चलिए आशा करते हैं कि उदित को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर, इसी कड़ी में समझना चाहूँगी आपसे, डायबिटिक पेशेंट्स का आपने हाल ही में जिक्र किया है, किस तरह से डायबिटिक पेशेंट्स को कंडीशंस का सामना करना पड़ता है? आमतौर पर मैं कुछ पेशेंट से मिली और उनके बारे में मैंने जब जाना तो उनको लेफ्ट हैंड में जो कि दर्द की शिकायत आमतौर पर रहती है। क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे? देखिए, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनमें जो हृदय रोग होते हैं वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, काफ़ी तेज़ी से पनपते हैं। और जो हार्ट की और जो किडनी की और जो ब्रेन की समस्याएं होती हैं ये शुगर के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा होती हैं। और जो लेफ़्ट हैंड में, जो बाएं हाथ में जो दर्द की समस्या होती है ये शुगर पेशेंट्स में कई बार हार्ट से रिलेटेड भी होती है और कई बार जो हमारी सेंसेशन की नसें होती हैं, जो न्यूरोपैथीज को हम कहते हैं, वो दिक्कत भी हो सकती है। डॉक्टर, महिलाओं की अगर बात की जाए तो क्या उनके लिए कुछ अलग स्थिति होती है? महिलाओं में हार्ट अटैक की क्या कुछ कंडीशंस हो सकती हैं? देखिए, महिलाओं की जो हृदय रोग संबंधी समस्याएं हैं जिनमें जो नसों के ब्लॉकेज की समस्या सबसे प्रमुख होती है, तो महिलाओं में ये कम होती है। पुरुषों में नसों के ब्लॉकेज की समस्या ज़्यादा होती है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन और कैल्शियम का डिपोजिशन जो है वो पुरुषों में अधिक होता है, महिलाओं में कम होता है। लेकिन जब महिलाओं में ये ब्लॉकेजेस आते हैं तो ये ब्लॉकेजेस बहुत ही गंभीर स्थिति में आते हैं। पुरुषों में जब ये ब्लॉकेजेस आते हैं तो उनमें बाईपास और स्टंटिंग इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब महिलाओं में ये ब्लॉकेजेस आते हैं तो इनके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं होते। दूसरा, जो महिलाएं होती हैं उनकी चेस्ट बोन पुरुषों के मुकाबले थोड़ा सा कमज़ोर होती हैं। और तीसरी चीज़, जो नसें हम यूज़ करते हैं, जैसे मैं एक आपको चीज़ बताना चाह रहा था कि जो हम बाईपास सर्जरी करते हैं उनमें जो हम नसें यूज़ करते हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक हम जो वेन यूज़ करते हैं, जो हम पैर से यूज़ करते हैं,
दूसरा हम आर्टरीज़ यूज़ करते हैं। जो हम आर्टरीज़ यूज़ करते हैं वो हम चेस्ट वॉल के अंदर से यूज़ करते हैं या हम अपने हाथ से यूज़ कर सकते हैं। जब हम अपने हाथ से या चेस्ट वॉल के अंदर से नसें यूज़ करते हैं तो उनकी लाइफ करीब 20 से 25 वर्ष तक होती है, और जो हम पैर से नसें यूज़ करते हैं उनकी लाइफ 10 से 15 वर्ष तक होती है। तो आजकल जो बाईपास सर्जरी की मोस्ट कॉमन अप्रोच है वो टोटल आर्टीरियल बाईपास सर्जरी इसको हम कहते हैं। उसमें हम सिर्फ आर्टीरियल कंड्यूट यूज़ करते हैं। तो महिलाओं में जो एक समस्या रहती है वो ये होती है कि महिलाओं के जो कंड्यूट्स होते हैं, जो हम नस यूज़ करते हैं बाईपास के लिए, वो पुरुषों के मुकाबले थोड़ी छोटी होती हैं, उनका डायमीटर थोड़ा कम होता है। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर दिलीप, विदिशा से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, मुकेश। मुकेश, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर दिलीप से। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। सर मैं ये कह रहा था कि अपने को, जैसे मेरी एज है 52 ईयर्स जी अभी, मुझे कुछ ऐसा लगता नहीं है कि कोई मुझे हार्ट से संबंधित बीमारी है, जी लेकिन लोग बताते हैं कि 40-45 साल के बाद आपको नियमित रूप से चेकअप कराते रहना चाहिए। तो क्या अनिवार्य है चेकअप कराना सर? क्या आपको शुगर है? शुगर नहीं है। ओके, देखिए, अगर आपको शुगर नहीं है या किसी भी पेशेंट को अगर शुगर नहीं है तो भी 40 वर्ष के बाद उनको नियमित सालाना अपना हार्ट का चेकअप कराना चाहिए, जिसमें ट्रेडमिल टेस्ट होता है या सीटी एंजियोग्राफी होती है। 40 वर्ष के बाद सभी को ये टेस्ट कराना चाहिए साल में एक बार। और अगर कोई डायबिटिक है, किसी को शुगर है या किसी की फैमिली हिस्ट्री है, कोई किसी का अगर वंशानुगत बीमारी ये है, तो उनको 35 वर्ष के उम्र के बाद से ही ये सालाना चेकअप शुरू कर देना चाहिए। चलिए, आशा करते हैं कि उनको भी जवाब मिल गया होगा। चलिए डॉक्टर दिलीप, हम भोपाल की ओर रुख करेंगे। वहाँ से कॉलर चंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्र कुमार, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। मैं चंद्र कुमार जैन बोल रहा हूँ भोपाल से, जी लालघाटी भोपाल से। मुझे जो है पसीना बहुत आता है, और पसीने के कारण अधिकतर डॉक्टर कहते हैं ईसीजी कराओ, ईसीजी कराओ। ईसीजी कराते हैं तो कुछ नहीं निकलता, और कोलेस्ट्रॉल की शिकायत तो है मुझे। जी, डायबिटीज़ है क्या सर आपको? नहीं, डायबिटीज नहीं है। ओके, देखिए, पसीना आना हृदय रोग का एक लक्षण हो सकता है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि पसीना आ रहा है तो हृदय रोग हो ही हो। अगर आपको जब पसीना आता है उस वक्त अगर आपको छाती में भारीपन लगता है, एसिडिटी होती है, या आपकी कुछ सांस फूलती है, या आपको थकान लगने लगती है, आपको चक्कर आने लगते हैं, आँखों में अंधेरा छाने लगता है, यदि पसीने के साथ आपको ये समस्याएं भी होती हैं तो निश्चित रूप से आपको हृदय रोग के से संबंधित चेकअप कराने चाहिए। दूसरा जो ईसीजी होता है, ईसीजी जब हम कराते हैं तो हम बेड पे लेटे होते हैं, रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं। तो जैसा मैंने शुरू में बताया था कि हार्ट पे जब लोड आता है तब हार्ट में पेन होता है, अगर उनकी हार्ट की नसों में ब्लॉकेजेस होते हैं तो जब हम ईसीजी कराते हैं तो हम बेड पे लेटे होते हैं, उस टाइम पे कोई स्ट्रेस नहीं होता हमारे हार्ट के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर। तो अगर हार्ट की नसों में ब्लॉकेज है तो भी ईसीजी आपका उस वक्त नॉर्मल आएगा। तो ईसीजी से आप ज़्यादा डिटेक्शन नहीं कर पाते हैं हार्ट से रिलेटेड बीमारियों का। इसीलिए जो हम टीएमटी कराते हैं, अगर हार्ट से रिलेटेड आपको चेकअप कराना है तो पहला टेस्ट होना चाहिए टीएमटी या सीटी एंजियोग्राफी। उसमें हम एक्सरसाइज कराते हुए आपका ईसीजी लेंगे, तब उसमें पता चलेगा कि आपको हृदय से संबंधित रोग है या नहीं है। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर दिलीप, आगे बढ़ते हैं। आपने जिस तरह से जिक्र किया कोलेस्ट्रॉल का, और हमारे कॉलर ने भी बताया कि उन्हें कोलेस्ट्रॉल की समस्या थी। समझना चाहूँगी आपसे, कहा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ये मिथ है या सच्चाई है? नहीं, ये पूरी तरह से सच्चाई है। मैंने जैसे शुरू में ही बताया था कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे हार्ट की नसों में और बाकी अंगों की नसों में जो ब्लॉकेजेस है उनका सबसे बड़ा कारण होता है शुगर के साथ। क्योंकि जब पेशेंट को शुगर होती है या पेशेंट को हाइपरटेंशन होती है या पेशेंट को स्मोकर होते हैं, तो ये सारे जो फैक्टर हैं ये अल्टीमेटली हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा देते हैं। हमारी डाइटरी हैबिट्स ठीक नहीं होती, या हमारी बॉडी में स्ट्रेस लेवल हमारे ऊपर ज़्यादा होता है, तो ये जो सारे फैक्टर हैं ये अल्टीमेटली जाके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ही इंक्रीज़ करते हैं, और वो कोलेस्ट्रॉल फिर हमारे हार्ट नसों के अंदर जाके ब्लॉकेज शुरू कर देता है। तो कोलेस्ट्रॉल सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। साथ ही डॉक्टर, हाई ब्लड प्रेशर का इस कंडीशन से क्या कुछ संबंध है? हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कार्डियक अरेस्ट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं? देखिए, हाइपरटेंशन डायरेक्टली हार्ट अटैक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जब किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन होता है या जो दूसरे बाकी के फैक्टर्स हैं ये होते हैं, तो हाइपरटेंशन से
हार्ट के ऊपर लोड बढ़ जाता है। जब हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो हार्ट की जो पंपिंग मसल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट कराने के लिए। दूसरी चीज़, हाइपरटेंशन की वजह से कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन भी हार्ट की नसों में बढ़ने लग जाता है। तो ये दोनों फैक्टर्स होते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो 10, 15 या 20 सालों में उनको हृदय रोग होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल, और ऐसी कंडीशन में डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, बच्चों के भी बारे में भी मैं जानना चाहूँगी। बच्चों में क्या कुछ आपने हार्ट में बुरे लक्षण देखे हैं जो आगे जाकर कार्डियक अरेस्ट का कारण बने हैं? देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें नसों से के ब्लॉकेज से रिलेटेड संभावना नहीं होती। छोटे बच्चों में जो प्रमुख बीमारियां रहती हैं हार्ट की, वो होती हैं जो पैदाइशी बीमारियां होती हैं, जिनमें उनका शरीर का रंग नीला पड़ता है, जिनमें उनको जल्दी सांस फूलना शुरू हो जाता है, या उनकी ग्रोथ नहीं होती, उनके वेल में लीकेज शुरू हो जाता है। तो छोटे बच्चों में ये समस्याएं ज़्यादा होती हैं और इन्हीं से रिलेटेड जब कॉम्प्लिकेशन होते हैं तब हार्ट अरेस्ट की संभावना हो सकती है। छोटे बच्चों में अदरवाइज हार्ट से रिलेटेड बीमारी अधिक नहीं होती। बिल्कुल, आपने बताया कि नसों में ब्लॉकेज एक हेरिडिटरी डिसीज़ भी हो सकता है कई बार। जी। क्या इसको सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ किया नहीं जा सकता? देखिए, ये जो पारिवारिक बीमारियां होती हैं इनको हम फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी एक जनरेशन में लोगों को हार्ट से रिलेटेड बीमारी है तो हम उससे अगली जनरेशन के लोगों को अर्ली चेकअप के लिए बुलाना शुरू करते हैं। जैसा अभी मैंने बताया कि अगर किसी को पारिवारिक बीमारी है तो हम उनका चेकअप, उनका जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो जांचें हैं, वो 35 वर्ष की उम्र से ही शुरू कर देंगे, ताकि हार्ट अटैक आने से पहले हम उनकी नसों के ब्लॉकेज को डिटेक्ट कर पाएँ और हार्ट अटैक आने से पहले उसका ट्रीटमेंट कर पाएँ। बिल्कुल, साथ ही आपने डायबिटिक पेशेंट्स के बारे में ज़िक्र किया था। डायबिटिक पेशेंट्स अगर अपना मेडिकेशन प्रॉपर्ली लेते रहते हैं तब भी उनमें इसकी कंडीशन बन सकती है? देखिए, जो हार्ट की नसों के ब्लॉकेजेस होते हैं ये एक सतत प्रक्रिया होती है, ये एक एज रिलेटेड प्रक्रिया होती है। जो जिस प्रकार से उम्र के साथ साथ हमारे जॉइंट्स वीक होते रहते हैं, हमारे बाल सफ़ेद होते रहते हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर की नसों में ब्लॉकेजेस भी बढ़ते रहते हैं। ये जो ब्लॉकेजेस हैं ये हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से रिलेटेड होते हैं, ये हमारी डाइट से रिलेटेड होते हैं। तो जो शुगर के पेशेंट्स हैं, अगर हम अपना कंट्रोल अच्छा रखेंगे तो इन ब्लॉकेजेस को हम डिले कर सकते हैं, लेकिन हम ख़त्म नहीं कर सकते, इनको रोक नहीं सकते। अगर हमारी शुगर का कंट्रोल बहुत अच्छा होगा तो 10 वर्ष की जगह पर ये ब्लॉकेजेस 15 वर्ष या 20 वर्ष के बाद आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर शुगर का पेशेंट है तो उसको ब्लॉकेज नहीं आए। अगर शुगर है तो ब्लॉकेजेस होंगे, लेकिन हम उनको पोस्टपोन कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ मैं आपसे डाइट के बारे में भी पूछना चाहूँगी। किस तरह की डाइट हार्ट पेशेंट्स को लेनी चाहिए? क्या कुछ एक्सरसाइजेज या योगा से वो सब कुछ सॉर्ट कर सकते हैं? देखिए, जो डाइटरी चेंजेस हार्ट से रिलेटेड पेशेंट्स के होते हैं वो होते हैं कि 24 आवर में जो ऑयल इंटेक है वो कम होना चाहिए। हार्ट से रिलेटेड पेशेंट्स को 24 घंटे में 2 चम्मच से ज़्यादा ऑयल नहीं लेना चाहिए, और जो एक्सरसाइज करनी चाहिए 24 घंटे में कम से कम उनको 10,000 स्टेप्स वॉक करना चाहिए, और नाइट में सैलड्स यूज़ करने चाहिए। ब्रेकफास्ट शुड बी हैवी, लंच शुड बी एवरेज, और नाइट में डिनर नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर दिलीप, अंत में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से? देखिए, जो हार्ट से रिलेटेड समस्याएं हैं इनमें जो सबसे बेहतर ट्रीटमेंट होता है वो है इनका प्रिवेंशन, अर्थात इनकी रोकथाम। जब बीमारी है हमें बीमारी को होने से पहले रोकना है या बीमारी के कॉम्प्लिकेशन को होने से पहले रोकना है। तो हार्ट अटैक से पहले हमें बीमारी को डिटेक्ट करना है ताकि हम उसको ट्रीट कर सकें, और बेस्ट है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। जो हमारे कोमॉर्बिड फैक्टर्स हैं, शुगर, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, डाइट, हम इन सारी चीज़ों को अगर मेंटेन करके चलेंगे, कंट्रोल में रख के चलेंगे, तो ये जो हमारी हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हैं इनको हम डिले कर सकते हैं और पोस्टपोन कर सकते हैं। बिल्कुल, चलिए डॉक्टर दिलीप, आपने कई सारी जानकारियाँ आज हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। चलिए, तो आज डॉक्टर दिलीप ने हमारे साथ हार्ट की देखभाल के बारे में कई जानकारियां साझा की। निश्चित रूप से आपको भी आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। दिल की देखभाल में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या के उपचार को लेकर। तब तक के लिए बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।